वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज़ में खुशामदीद। मैं हूँ साकिब उल इस्लाम। आज के शो में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तानी अफ़वाज के सरबराह को टेलीफोन कॉल, दोनों ममालिक के दरमियान कशीदा सफ़ारती रवाबित में बेहतरी की उम्मीद, और अफ़गानिस्तान में क़याम अमन की एक अहम कोशिश को किस हद तक कामयाब रहने की तवक्कुआत है। इन मौज़ूआत के साथ आज के शो में हम और क्या लेकर आए हैं, देखते हैं उसकी एक झलक। यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। अफगानिस्तान में क़याम अमन की कोशिशें और खित्ते में नई अमरीकी पॉलिसी। सॉफ्टनिंग नजर आ रही है। सदर ट्रंप की जानिब से व्हाइट हाउस में इफ्तार डिनर पर मुसलमान कम्युनिटी का रद्द-ए-अमल। और योगा ना सिर्फ अच्छी सेहत का जामिन बल्कि सदाबहार जवानी का राज भी। अमेरिका ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो खित्ते में तमाम दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करे। ये बात अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से टेलीफोन पर बात करते हुए कही। मज़ीद तफसीलात के साथ नुखबत मलिक हमारे साथ हैं कैपिटल हिल से। नुखबत, मज़ीद क्या बातचीत हुई इस कॉल में? जी साकिब, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तानी फ़ौज के जो सरबराह हैं उनके दरमियान ये फ़ोन कॉल बुध के रोज़ हुई है। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा की जो तर्जुमान हैं हैदर नावर्ट, उन्होंने एक ट्वीट के ज़रिए जो है इस कॉल की तस्दीक की है और ये भी बताया है कि ये कॉल सेक्रेटरी पॉम्पियो की जानिब से जनरल कमर बाजवा को की गई है। इसके अलावा अमरीकी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जो एक बयान जारी हुआ है उसमें ये बताया गया है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने जनरल बाजवा से इस फ़ोन कॉल में दोनों ममालिक की जो बाहमी ताल्लुक़ात हैं उनकी पेशरफ्त पे बात की है। इसके अलावा उन्होंने एक और अहम बात की है जिसके मुताबिक जनूबी एशिया में उन्होंने कहा है कि पूरे ख़ित्ते में जो जंगजू और दहशतगर्द गिरोह हैं उनके ख़िलाफ़ बिला तफरीक जो है कार्रवाई वो अमल में लाई जाए। इसके अलावा अफ़गानिस्तान के हवाले से उन्होंने बात करते हुए ये कहा है कि अफ़गानिस्तान में एक बार फिर सियासी जो इत्तफ़ाक़ राय है उसकी ज़रूरत और अहमियत जो है वो इस वक्त ज़्यादा है, उसके ऊपर उन्होंने ज़ोर दिया है। नुखबत मलिक हमारे साथ हैं कैपिटल से। थैंक यू नुखबत फॉर दीज अपडेट्स। और दूसरी तरफ आज बेल्जियम के शहर ब्रसल्स में नेटो के जो रुकन मालिक हैं उनके वज़राए दिफा की रोज़मर्रा कॉन्फ्रेंस भी शुरू हुई है जिसमें इराक़ और अफ़गानिस्तान में जारी मिशन पर अहम फैसले मुतवक्के हैं। दूसरी तरफ ये बहस भी जारी है कि क्या अमरीका पाकिस्तान के बगैर अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के मकासद को हासिल कर पाएगा। इस पर मज़ीद बात करने से पहले देखते हैं कि वाशिंगटन में इस बहस का रुख आखिर है क्या। हाल ही में अमरीकी सेक्रेटरी खारजा माइक पॉम्पियो ने ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी बराए खारजा उमूर को बताया कि तमाम रियासती वसाइल तालिबान को मुज़ाकरात पर रज़ामंद करने के लिए बुरोए कार लाए जा रहे हैं और ये कि इन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए मौजूद तालिबान क़यादत की तलाश जारी है। सेक्रेटरी पॉम्पियो के इस बयान पर वाशिंगटन के तनकीदी हलकों में ये बहस जारी है कि आया पाकिस्तान अमन मुज़ाकरात की इन कोशिशों का हिस्सा है या नहीं। बातचीत तो इंडिपेंडेंट ऑफ पाकिस्तान शुरू हो सकती है। अमरीकी थिंक टैंक USIP से वाबस्ता मुईद यूसुफ जनूबी एशिया समेत पाक अमरीका ताल्लुकात पर तवील अरसे से तज्जियाती निगाह रखे हुए हैं। पाकिस्तान की पोजीशन खास तौर पे 2015 की मरी की टॉक्स के फेलियर के बाद से ये है कि अमरीका लीड ले, अमरीका फैसला करे और जहां जहां पाकिस्तान मदद कर सकता है पाकिस्तान करेगा। मुईद की नज़र में जो तालिबान अनासर शायद मुज़ाकरात पर रज़ामंद हैं वो जंग बंदी में बड़ा किरदार अदा नहीं कर सकते, जबकि मफादात की इस कशमकश में खित्ते के दीगर रियासती अनासर को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। CSIS से मुंसलिक सेथ जोन्स कहते हैं अफगानिस्तान आज भी आलमी ताकतों और रियासती मफादात की उसी ग्रेट गेम की जद में है जिससे मामलात इस नहज पर पहुंचे हैं। पाकिस्तान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क की पुष्टपनाही करता है। भारत अफगान हुकूमत का मददगार है। चीन की अफगानिस्तान के मादनी वसाइल में दिलचस्पी है। रूस ने अफगान हुकूमत की मदद के अलावा तालिबान की पुष्टपनाही भी की है, जबकि ईरान भी इन्हीं मामलात का हिस्सा है। तो मसला ये है कि इन ममालिक के दरमियान मफादात की जंग खासी संजीदा है जो अफगानिस्तान में जारी है। तज्जियाकार इस इम्कान को भी रद्द नहीं करते कि रियासती मफादात की इस कशमकश के बायस अफगानिस्तान किसी बड़े बहरान का शिकार हो सकता है जिसकी बड़ी कीमत अफगान अवाम अदा करेंगे। अमान अजहर, उर्दू, VOA, वाशिंगटन। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने तालिबान के साथ जारी जंग को 20 दिन तक
बंद रखने का ऐलान किया है। एक गैर मशरूत जंग बंदी का ऐलान किया गया है और तालिबान और अमरीकी अफवाज की तरफ से इसका खैर मकदम किया गया और उन्होंने कहा कि वो भी इस जंग बंदी पर अमल करेंगे। अफ़गानिस्तान में क़याम अमन की कोशिशों और इन कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार और अमरीका के किरदार पर मज़ीद बात करेंगे तज्ज़ियाकार जहांगीर खटक से, जो इस वक्त न्यूयॉर्क से हमारे साथ हैं। जहांगीर खटक साहब, वेलकम टू व्यू 360। बहुत सी पेशरफ्त हुई है अफ़गानिस्तान के हवाले से। अमरीका की तरफ से अफ़गानिस्तान में जो क़याम अमन की कोशिशें हैं उनमें पाकिस्तान के किरदार पर कोई वाज़ेह हिकमत अमली क्यों नज़र नहीं आ रही? देखिए, उसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात जिस नहज पर हैं वो अभी तक तो बहुत ज़्यादा ख़राब थे, लेकिन ये कि गुज़श्ता कुछ दिनों में जिस तरह आपकी रिपोर्ट में भी ये बात सामने आई कि थोड़ी बहुत बर्फ़ पिघल रही है और अमेरिका शायद पाकिस्तान पर जो नाएतबारी का जो फैक्टर है या जो एक दूसरे पर उनका एतमाद नहीं है वो बहुत बड़ी रुकावट है। और अमेरिका में आज भी ये सोच मौजूद है कि पाकिस्तान क़याम अमन में अभी भी एक रुकावट है, बजाय इसके कि पाकिस्तान ने कोई मुस्बत किरदार अदा कर सके। पाकिस्तान की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि आप कोई इनिशिएटिव लें, हम आपके साथ हैं, और दूसरा ये कि हम एक स्टेबल अफ़गानिस्तान चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से जो ख़बरें आती हैं उनमें भी कुछ ऐसी ख़बरें आती हैं जो कि इन बातों को नेगेट करती हैं, लिहाजा जो नाएतबारी का फैक्टर है वो बहुत बड़ा है। दूसरा ये कि अमेरिका की अपनी जो पॉलिसी है वो भी अभी तक कुछ अर्से पहले तक उसमें काफ़ी मिलिटराइज्ड वर्जन था। अभी हम जो वाशिंगटन में जिस किस्म की ख़बरें गर्दिश कर रही हैं और जिस किस्म की ख़बरें अमेरिकी मीडिया में नज़र आ रही हैं उसमें ऐसा महसूस होता है कि ट्रंप इंतज़ामिया तालिबान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से अच्छी खासी सीरियस है और इस सिलसिले में ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि राब्ते दोनों जानिब कहीं ना कहीं मौजूद हैं। बिल्कुल, और तालिबान ने भी यही कहा है कि वो डायरेक्टली अमरीकी हुकूमत से बात करेंगे, लेकिन अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी वाज़ह होना ज़रूरी इसलिए भी है कि पाकिस्तान के साथ जैसे कि ताल्लुकात कशीदा रहे, फिर वज़ीर ख़ारजा की कॉल पाकिस्तान को, और फिर उसमें अफ़गानिस्तान का जिक्र, और फिर आज जो नेटो की कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें भी वज़राए दफ़ा ये फ़ैसला करेंगे कि क्या जो मिशन है अफ़गानिस्तान में उसके मुतलिक अहम फ़ैसले मुतवक्के हैं। उनके जनरल सेक्रेटरी ने बात की है। तो नेटो क्या अमरीकी पॉलिसी के साथ चलेगा जो कि बदलती रहती है, या वो अपनी पॉलिसी जो हिकमत अमली है वो मुरतब करेगा? मेरा ख्याल है कि नेटो ट्रेडिशनली हमेशा अमेरिका के साथ रहा है और जब भी अफ़गानिस्तान के हवाले से बात आई है तो मेरा ख्याल है कि नेटो शायद अमेरिका के साथ ही चलेगा। थोड़ा बहुत इख्तलाफ हमेशा रहता है, वो रहेगा, लेकिन जनरली जो इनकी पॉलिसी है उसके हवाले से नेटो मुकम्मल तौर पर अमेरिका के, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुकम्मल उनके साथ रहेगा। और जो मुसालिहती अमल जो आपने जिस तरह जिक्र किया माइक पॉम्पियो और जनरल बाजवा के दरमियान जो टेलीफोन कॉल हुई है उसमें भी 3 एलिमेंट्स बहुत बुनियादी हैं। एक ये कि पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाए क्योंकि जिस नहज पर हैं वो काफ़ी ख़राब हैं। दोनों जानिब से सफरी पाबंदियाँ लगाई गई हैं एक दूसरे के डिप्लोमेट्स पर। और दूसरा ये है कि अफ़गानिस्तान में जो सियासी मुसालिहती अमल है उसको आगे बढ़ाया जाए। और तीसरा ये कि जनूबी एशिया में जितने भी दहशतगर्द ग्रुप हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, उनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। ये वो 3 नुकात हैं जो अमेरिका की पॉलिसी का शुरू से हिस्सा रहे हैं। और अभी जो माइक पॉम्पियो की जानिब से जनरल बाजवा से जो ये राब्ता किया गया, मेरा ख्याल है ये अमेरिका की जानिब से उस नई कोशिशों का हिस्सा है। और इन कोशिशों में जैसे आपने कहा कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो हिकमत अमली है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सदर अशरफ गनी की तरफ से 20 जून तक 13 रोज़ा जंग बंदी का जो ऐलान है, उम्मीद है उसके कुछ समरात सामने आएंगे और ये जंग बंदी जो है ये प्रोलॉन्ग होगी। थैंक यू जहांगीर खटक साहब फ्रॉम न्यूयॉर्क फॉर गिविंग अस टाइम एंड इनसाइट। थैंक यू। और अब बात करते हैं वाशिंगटन की, जहां व्हाइट हाउस में रमज़ानुल मुबारक के अफ्तार डिनर की रवायत जो कि खासी पुरानी है, जिसमें गुज़श्ता साल खलल आया था जब सदर ट्रंप ने इसका अहतमाम नहीं किया। लेकिन गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस के स्टेट डाइनिंग रूम में वाशिंगटन में मौजूद मुख्तलिफ मुल्कों के सफारतकारों के लिए एक इफ्तार डिनर का अहतमाम किया। वर्दा खलील वहाँ मौजूद थी और उन्होंने कुछ सफारतकारों से बात की। आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। अमरीकी सदर के इफ्तार इशाइये की मेहमान वाशिंगटन की डिप्लोमेटिक कम्युनिटी थी। आप सबको और दुनिया भर के मुसलमानों को रमज़ान मुबारक। आज की शाम हम दुनिया के एक अजीम मजहब की मुकद्दस रवायत के एहतराम में इकट्ठे हुए हैं। सदर ट्रंप की जानिब से इफ्तार का इनेकाद व्हाइट हाउस के स्टेट डाइनिंग रूम में किया गया, जहां सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कुवैत और कतर के सफीरों के अलावा अफ्रीकी ममालिक के सफीर भी शरीक थे।
इस मौके पर अमरीकी नायब सदर माइक पेंस और सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी मौजूद थे। आज की रात हम अपनी दोस्ती के ताल्लुक को मजबूत करने पर और मशरिक वस्ता में अपने दोस्तों के ताउन के शुक्रगुजार हैं। इस साल अमरीकी सदर की जानिब से व्हाइट हाउस में इफ्तार डिनर की रवायत पर अमल करने की सदर ट्रंप की कोशिश का खैर मकदम किया गया। हमें यहाँ बुलाने पर हम सदर के शुक्रगुजार हैं। सदर का इकदाम अमरीकी रवायात की इक्कासी करता है। मुस्लिम कम्युनिटी से उनका ताल्लुक कायम रखने के हवाले से ये एक अहम कदम है। तकरीब में शरीक सफारतकारों का कहना था कि सदर के इस इकदाम से मुस्लिम दुनिया में उनके तासुर में बेहतरी आएगी। हम सदर ट्रंप के इकदाम का खैर मकदम करते हैं। मेरे ख्याल में तमाम मुसलमानों तक उनका पैगाम पहुँचा है और हमें इसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। इफ्तार में शरीक सफारतकारों का कहना था कि सदर ट्रंप की जानिब से ये तकरीब न सिर्फ एक मुस्बत इकदाम है बल्कि मुस्तकबिल में बातचीत के लिए रास्ते इस्तवार करने के लिए भी अहम है। वर्दा खलील, उर्दू VOA, वाशिंगटन। और सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिए गए इस इफ्तार डिनर के मौके पर व्हाइट हाउस के बाहर मुसलमानों की समाजी तंजीमों ने नो ट्रंप इफ्तार के नाम से एहतजाजी इफ्तार का एहतमाम भी किया। इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका और काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन समेत कई तंजीमों की तरफ से एहतजाजी इफ्तार के मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि सदर ट्रंप का मखसूस लोगों को इफ्तार पर बुलाना सियासी है, क्योंकि मुजाहिरीन के बकौल मुस्लिम ट्रैवल बैन समेत अमरीकी सदर की कई पॉलिसियाँ आज भी मुसलमान मुखालिफ हैं। मुजाहिरीन ने रेफ्यूजीज़ आर वेलकम और सदर ट्रंप की ट्रैवल बैन जैसी पॉलिसियों के खिलाफ बैनर्स उठाए हुए थे और नारेबाजी भी की गई। मुजाहिरीन से खिताब में शुरका का कहना था कि जब तक सदर ट्रंप मुसलमान मुखालिफ पॉलिसियाँ तब्दील नहीं करेंगे वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। में भी एक स्टेप अहेड है और उन्होंने मतलब पाकिस्तानी इस्लाह में कहते हैं यू टर्न लिया है अगर प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने, कि पहले वो नहीं करते थे अब उन्होंने की है, तो हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं एक लिमिटेड सेंस में, क्योंकि मुस्लिम बैन तो उसी तरह है, वो रेटरिक जो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ है वो भी उसी तरह है। ये कदम जो बनाने की कोशिश कर रहा है, दिस इज जस्ट ए पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोर करने के लिए, दैट्स इट। सदर जो चाहते हैं कर सकते हैं, वो किसी को भी मदऊ कर सकते हैं। हम यहाँ बाहर सिर्फ ये दिखाने आए हैं कि हमें इस मुल्क में रहने के लिए व्हाइट हाउस के दावतनामे की ज़रूरत नहीं है। और व्हाइट हाउस में इफ्तार की रिवायत की तारीख और सदर ट्रंप की जानिब से पिछले साल इस रिवायत को तोड़ने के बाद इस साल होने वाले इफ्तार डिनर पर वाशिंगटन में मुसलमान कम्युनिटी का क्या रद्द-ए-अमल है, जानते हैं सबा शाह खान से। 1805 में व्हाइट हाउस में उस वक्त पहली बार इफ्तार हुआ जब अमरीकी सदर थॉमस जेफरसन ने ट्यूनिस के सफीर के साथ व्हाइट हाउस में रोजा खोला। बरसों पहले की इस मिसाल को लेकर अमरीकी सदर क्लिंटन ने व्हाइट हाउस में हर साल इफ्तार का एहतमाम करके सालाना व्हाइट हाउस इफ्तार की रिवायत कायम की और सदर बुश और सदर ओबामा ने भी इस रिवायत को जारी रखा। ताहम गुज़िश्ता बरस सदर ट्रंप की जानिब से इस रिवायत के बरखिलाफ इफ्तार डिनर न दिए जाने पर अमरीकी मुसलमानों में पैदा होने वाले तहफ़्फ़ुज़ात अब भी मौजूद हैं। सदर को कोई मलाल नहीं, उन्होंने कोई माफी नहीं मांगी अपने उन बयानात पर जो उन्होंने मुसलमान अमरीकियों और दूसरी अमरीकी अक़लियतों के बारे में दिए थे। कुछ सॉफ्टनिंग नज़र आ रही है और जो है प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान जो रमज़ान के स्टार्टिंग में आया था मुबारकबाद देने के लिए तमाम मुसलमानों को अमेरिका के रमज़ान की, विच वाज अ वेरी बहुत ही अनयूजुअल थिंग थी। इफ्तार जो है वो एक अच्छा सिंबॉलिक जेस्चर है, वो मैं ज़रूर कहूँगा, लेकिन अगर इफ्तार करानी है लेकिन साथ साथ ट्रैवल बैन जो है वो भी रहेगा, कोई तब्दीली नहीं आएगी किसी पॉलिसी के अंदर, तो फिर इफ्तार का क्या फ़ायदा है। इस साल माइक पॉम्पियो, जॉन बोल्टन और जीना हॉस्पेल की अहम ओहदों पर तैनातियाँ, जिन्हें उनके माजी की वजह से मुसलमान कम्युनिटीज़ में मुसलमान दोस्त नहीं समझा जाता, और अमरीकी एम्बेसी की जेरूसलम मुंतकली, ये वो अवामिल हैं जिनकी वजह से कुछ मुबस्सिरीन के मुताबिक मुसलमानों की बड़ी तादाद व्हाइट हाउस की जानिब से इफ्तार के इक़दाम को शक की नज़र से देख रही है। वाशिंगटन DC की मस्जिद मोहम्मद के इमाम तालिब शरीफ इस इक़दाम को खैर मकदम करते हैं, बशर्ते कि ये एक पुरखुलूस कोशिश हो। वो हमारे सदर हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी बातें की हैं जिनसे अमरीकी शहरियों जिनके वो नुमाइंदा हैं उन्हें दुख हुआ है। लेकिन मुसलमान कम्युनिटी में कुछ ने व्हाइट हाउस में इफ्तार को खुशाइन करार दिया। गलत फहमियाँ फैली हुई थी पहले इस हवाले से लेकर कि मुसलमानों के साथ शायद कोई ऐसा रवैया बढ़ता जा रहा है कि उनको बिल्कुल वाइट हाउस में जैसे पिछले साल नहीं हो सका था इंटरफेथ इफ्तार जो था, तो इस दफ़ा ये कम से कम इन गलत फहमियों से जो है वो निजात मिल जाएगी। ये इफ्तार गलत फहमियों को दूर करने में किस हद तक कामयाब रहेगा, इस बारे में मुसलमान कम्युनिटी में राय वैसे ही मुनक़सिम है जैसे इस इफ्तार के इनेकाद के बारे में। सबा शाह खान, उर्दू VOA, वाशिंगटन।
اور پاکستان کے الیکشن کمیشن نے پنجاب اور بلوچستان کے نگران وزرائے اعلیٰ کا فیصلہ کر دیا اور مسلم لیگ نون نے پنجاب میں اس نامزدگی کو مسترد بھی کر دیا. خبر کی تفصیل اور دوسری تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر، جہاں آپ وائس آف امریکہ کے ریڈیو پروگرامز اور براہ راست سن سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ویو 360 میں شامل رپورٹس کو بھی دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. اور کچھ ہی دیر میں آپ کو ملوائیں گے دنیا کی معمر ترین انسان ہونے کا دعویٰ کرنے والے ایک عراقی خاتون سے جو روزے بھی رکھ رہی ہیں، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ چہرے کا یوگا کیسے آپ کو ہمیشہ جوان رکھ سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں کچھ اہم بین الاقوامی خبریں آج کے ورلڈ ویو میں. تائیوان کی فوج نے جمعرات کو فوجی مشقیں کی ہیں، جن میں چین کے تائیوان پر کسی ممکنہ حملے کی صورت میں تائیوان کی افواج اپنی دفاعی صلاحیتوں کی مشق کرتی ہے. 5 روزہ سالانہ مشقوں میں تائیوان کے بری، بحری اور فضائی دستوں نے شرکت کی. چین تائیوان پر اپنی سرزمین کا حصہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس نے تائیوان کی حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قطع کر رکھے ہیں. عراق کے دارالحکومت بغداد میں اسلحے کے گودام میں دھماکے سے کم از کم 18 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں. دھماکے کی وجہ کے بارے میں متضاد اطلاعات سامنے آ رہی ہیں. دھماکہ صدر سٹی میں ہوا، جو قدامت پسند اور امریکہ مخالف رہنما مقتدی الصدر کا گڑھ ہے، جن کے سیاسی اتحاد نے حالیہ انتخابات میں بیشتر نشستیں جیتی ہیں. امریکہ کا کہنا ہے کہ چین کے صوبے جوانگو میں تعینات ایک امریکی اہلکار کے پراسرار بیماری کی علامات میں مبتلا ہونے پر سفارتی عملے اور ان کے خاندان کے کئی افراد کو واپس امریکہ بلا لیا گیا ہے. امریکی محکمہ خارجہ نے گزشتہ ماہ اپنے ایک اہلکار کے غیر معمولی صوتی دباؤ کی وجہ سے دماغی چوٹ پہنچنے پر ایک انتباہ جاری کیا تھا. وزیر خارجہ مائک پمپیو نے اسے ایک سنجیدہ میڈیکل واقعہ قرار دیا ہے. چین کے جنوبی صوبے گوانگڈونگ میں سمندری طوفان سے شدید بارشوں کے باعث کم از کم 4 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں. سرکاری ٹی وی کے مطابق بارشی طوفانوں کے باعث کچھ علاقوں میں تمام اسکولوں کو بند کر دیا گیا ہے. کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتہ کون سی خبر آپ کے کام آ جائے. Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر. افریقہ کے خطے میں آبی حیات سے بھرپور سمندر ہونے کے باوجود صومالیہ کی فشنگ انڈسٹری کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے. آج ہم آپ کو ان مچھیروں سے ملوا رہے ہیں جو گزر بسر کے لیے کوششوں میں مصروف ہیں، اور کچھ ایسی خواتین سے بھی جنہیں امید ہے کہ فش مارکیٹس کو سہارا دینے کے لیے ترتیب دیا گیا اقوام متحدہ کا ایک نیا پروگرام ان کی زندگی کے حالات بہتر بنائے گا. ہر صبح مچھیرے، ٹیونا، مالن اور دوسری سمندری حیات پر مشتمل اپنا شکار لیے صومالیہ کی پورٹ سٹی بوساسو پہنچتے ہیں. دیکھنے کو تو لگتا ہے کہ انہیں بہت اچھا شکار ملا ہے، لیکن محمد الیاس عبدی قادر کے لیے سب کچھ اچھا نہیں. ان کا کہنا ہے کہ غیر ملکی بڑی کشتیاں ان پر سبقت لے جا رہی ہیں. یہاں غیر قانونی طور پر مچھلیاں پکڑی جا رہی ہیں، چوری کی جا رہی ہیں. میں ایرانی مچھیروں کی شکایت کر رہا ہوں جو ہمارے ساحل پر آتے ہیں. ہماری حکومت اتنی طاقتور نہیں جو مسائل کی وجہ بننے والے ان غیر قانونی مچھیروں کو روک سکے. 10 سال قبل صومالی مچھیروں نے غیر ملکی کشتیوں کو روکنے کے لیے ہتھیار اٹھائے. کچھ صومالی بحری قزاق بن گئے جو قرون افریقہ میں چلنے والے کمرشل بحری جہازوں کو یرغمال بنانے لگے. بین الاقوامی بحری کوششوں کی مدد سے قزاقی کے مسئلے کا خاتمہ تو کر دیا گیا، لیکن عبدی قادر کا کہنا ہے کہ غیر ملکی جہازوں کو باہر نہیں نکالا جا سکا. وہ گہرے پانیوں سے مچھلیاں پکڑتے ہیں، ان کے پاس لمبے جال اور ہم سے اچھے آلات ہیں. جب تک غیر ملکی جہاز مکمل طور پر نکل نہیں جاتے، قزاقی کے لوٹنے کا خطرہ ٹل نہیں سکتا. لیکن اقوام متحدہ کا ایک پروگرام صومالیہ کے ہجکولے کھاتی فش انڈسٹری کو سہارا دینے کی ایک امید ہے. بوساسو کے مضافاتی علاقے میں خواتین کو مچھلی کا گوشت فروخت کرنے کے لیے تربیت دی گئی ہے. یہاں صاف کی جانے والی تمام مچھلیاں ان مقامی نوجوانوں نے پکڑی ہیں جنہیں گہرے پانی میں مچھلی پکڑنے کی تربیت دی گئی ہے، اور انہیں بڑی اور بہتر کشتیاں دی گئی ہیں. آج وہ سیل فش لائے ہیں.
इसे काट कर सुखाने के बाद सोमालिया के अंदरूनी इलाकों में फरोख्त कर दिया जाएगा। खवातीन को उनके काम का मुआवजा मिला है और साथ हर रोज अपने खानदान के लिए ताज़ा मछली भी। ये काम मेरे लिए अच्छा है क्योंकि मेरा घर यहाँ है। पहले मेरे बच्चे मुझसे नज़रअंदाज होते थे और मेरे हमसाये उनका ख्याल रखते थे। अब मैं खुद उनका ख्याल रख सकती हूँ और साथ ही सुबह के वक्त काम भी कर सकती हूँ। माइकल सेवंस का, जो अक़वाम मुत्तहिदा के इस प्रोग्राम की निगरानी करते हैं, कहना है कि प्रोग्राम के तहत अब तक 100 अफराद को भर्ती किया गया है, जबकि साल के आखिर तक 500 अफराद के भर्ती करने की उम्मीद है। जहां सोमालिया अपनी फिश इंडस्ट्री की बहाली की कोशिश कर रहा है, वहीं इस किस्म के प्रोग्राम सोमाली नौजवानों को कज़ाकी से दूर रखने में मददगार साबित होंगे। जेसन पेटिनकिन के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA। कहा जाता है कि योगा दिमाग और जिस्म दोनों ही के लिए मुफीद है, लेकिन अब माहिरीन इस उम्मीद का इजहार भी कर रहे हैं कि इससे चेहरे को जवान रखने में भी मदद मिल सकती है। यही वजह है कि अमेरिका के मुतअद्दिद शहरों में चेहरे का योगा करवाने की क्लासेस का एहतमाम किया जा रहा है। लेकिन क्या ये वाकई बढ़ती उम्र के आसार को कम करता है? देखते हैं आज की हेल्थ रिपोर्ट में। क्या चेहरे के मुज़हका खेज ज़ाविये इसे जवान रखने में मददगार हो सकते हैं? फेस योगा का आगाज करने वाले बाज़ अफराद तो यही दावा करते हैं। सदियों से योगा को जिस्म और दिमाग के लिए तो मुफीद समझा ही जाता था, लेकिन अब चेहरे को बढ़ती उम्र के आसार से महफूज रखने के लिए इस तर्ज की क्लासेस का भी एहतमाम किया जा रहा है। ये बात दिल को लगती है कि चेहरे के पट्टों की तरबियत की जाए, क्योंकि चेहरा मुताबिक पट्टों का हामिल होता है, जिनमें से 60 खोपड़ी के साथ जुड़े होते हैं, जो उम्र बढ़ने और कशिश शकल के साथ ढलकने लगते हैं। चेहरे की योगा क्लासेस मियामी, लॉस एंजलिस और शिकागो समेत अमेरिका के दीगर शहरों में भी रिवाज पा रही हैं। योगा सिखाने वाले कहते हैं कि बढ़ती उम्र के खिलाफ ये कुदरती हथियार है। लोग इसे पसंद कर रहे हैं और मेरे यहाँ आने वालों में इजाफा हो रहा है। हयाशी क्लासेस के साथ साथ इनफरादी तौर पर भी फेस योगा सिखाती हैं। प्लास्टिक सर्जन एलन के मुताबिक अगरचे इससे मुतालिक ठोस तहकीक मौजूद नहीं है कि चेहरे की मुख्तलिफ शक्लें ढलती उम्र के आसार कम कर सकती हैं, लेकिन इससे पट्टों की मजबूती को बरकरार रखने के साथ साथ उस चर्बी को वापस अपनी जगह धकेलने में भी मदद मिल सकती है, जो जिल्द के लटकने का सबब होती है। ताहम वो खबरदार करते हैं कि फेस योगा दुरुस्त तौर पर किया जाए, क्योंकि गलत एक्सप्रेशन से चेहरे पर झुर्रियां भी पड़ सकती हैं। आप जितनी मर्तबा इस तरह करेंगे या फिर यूं, तो आप चेहरे पर झुर्रियों को दावत देंगे। योगा हमेशा ही से पूरे जिस्म के मुख्तलिफ अंदाज और वर्जिशों पर हामिल रहा है, तो आप फेस योगा को बिल्कुल एक नई चीज नहीं कह सकते। ये अंदाज हजारों बरस से मौजूद है। ये चेहरे को खोलने का एक तरीका है। मैरियाटा फेस योगा की क्लासेस नहीं लेती, ताहम अपनी दीगर मशकों के साथ तालिब-इल्मों की तफरीह तबाह के लिए कुछ पोजेस शामिल कर लेती हैं। नए तालिब-इल्म कहते हैं कि फेस योगा एक गैर मुतवक्के वर्जिश हो सकती है। मैं अपने पट्ठों में इसे महसूस कर सकती हूँ, और मैंने चूंकि ये पहली मर्तबा किया है, लिहाजा मेरे पट्टे कुछ थकावट महसूस कर रहे हैं। बाज लोग इन अजीबोगरीब शक्लों में जवान और तरोताज़ा चेहरे की उम्मीद देखते हैं। सादिया असद, उर्दू VOA। और अब मिलते हैं सलमा अब्दुल कदीर से, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया की मौमर तरीन इंसान है। इराकी सूबे सुलेमानिया की सलमा अब्दुल कदीर के ख़ानदान और इलाके के लोगों का दावा है कि सलमा की तारीख़ पैदाइश 1 जुलाई 1897 है और इस तरह वो आइंदा माह 121 साल की होने वाली हैं। सलमा ना बोल सकती हैं ना सुन सकती हैं, लेकिन वो इतनी तवाना है कि बाकायदगी से 5 वक्त नमाज़ पढ़ती हैं, रोज़े रखती हैं और इफ्तार में मीठे खाने शौक़ से खाती हैं और उनकी जिस्मानी सेहत भी अच्छी रहती है। अलबत्ता अभी तक गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उनकी उम्र के बारे में तस्दीक नहीं की। इस साल अप्रैल में गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने जापान की 112 साला मिसाज़ो नोनाका के बारे में दुनिया की मौमर तरीन खातून की हैसियत से तस्दीक की थी। और इसके साथ ही ख़त्म होता है आज का व्यू 360। ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट urdu voa.com पर। साकिबुल इस्लाम को आज के लिए इजाज़त दीजिए। हैव अ नाइस इवनिंग।